नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में एक वेरी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल चेक बाउंस के ट्रायल्स में जो कि वाइडली देखने को मिलता है वो है प्रोमिसरी नोट साइन करने पे कितने टाइम में एक कंप्लेनेंट जो है चेक बाउंस की कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब इस जजमेंट के थ्रू हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक प्रोमिसरी नोट के समय जब साइन किया जाता है तो मोस्टली एक्यूज पर्सन या जो लोन लेने वाला है वो ब्लैंक चेक्स या फिर पोस्ट डेटेड चेक्स कंप्लेनेंट को सबमिट करता है। अब कंप्लेनेंट को जब पैसे नहीं मिलते एक्यूज पर्सन से तो देन कंप्लेनेंट नॉर्मली वो सिक्योरिटी चेक्स को सबमिट करता है बैंक में, और वो जो टाइम पीरियड है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस जजमेंट कि वो जो चेक्स कब सबमिट करे, जब वो प्रोमिसरी नोट के ऊपर अगर टाइमलाइन डिफाइंड है उसके एक्सपायरी होने के बाद सबमिट करे, या उसके एक्सपायरी होने से पहले सबमिट कर सकता है, या फिर जब चेक एक्सपायरी टाइम पीरियड ख़त्म हो गया मे बी आफ्टर 4 ईयर्स 5 ईयर्स जब उसको पैसे मिलने बंद हो गए, तो क्या उस समय कंप्लेनेंट प्रोमिसरी नोट के ऊपर रिलाय करते हुए चेक्स को सबमिट कर सकता है फॉर दी एनकैशमेंट, या फिर वो टाइम बार्ड रहेगा फॉर सच एनकैशमेंट। Let us now get deeper into the facts of the case and the timelines of the case to understand fully the principles of promissory note के साथ associated limitation period को। तो इस केस में लगभग 2012 के टाइम में एक प्रोमिसरी नोट साइन हुआ बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज पर्सन। जो कंप्लेनेंट थे उसने लोन अमाउंट लगभग 20 लाख रुपया एक्यूज को ट्रांसफ़र करे। अब एक्यूज पर्सन को 2016 तक वो सारा अमाउंट जो है कंप्लेनेंट को देना था एज़ पर दी प्रोमिसरी नोट जो कि साइन हुआ 2012 में। और जब एक्यूज पर्सन ने अमाउंट नहीं रिलीज़ किया तो कंप्लेनेंट ने 10 लाख का जो चेक था उसको पार्शियल डिस्चार्ज ऑफ द डेट के रूप में बैंक में सबमिट किया। हाउएवर जो चेक था वो डिसऑनर हुआ। उसके बाद कंप्लेनेंट ने लीगल नोटिस सबमिट किया। लीगल नोटिस सबमिट करने के बाद उसको रिप्लाई आया। रिप्लाई के बाद रिजॉइंडर फाइल किया गया। रिजॉइंडर के बाद कंप्लेनेंट ने भी रिप्लाई टू द रिजॉइंडर फाइल किया। सो कम्प्लीटली लीगल बैटल बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज्ड was already on run before even filing the complaint under section 138 of the NI Act. However, जब complaint फाइल हो गई तो लर्नेड मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस जब लिया कंप्लेंट का तो समन्स इशू करे। एट दिस टाइम जो एक्यूज पर्सन था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए और वहाँ पे क्वैशिंग प्रोसीडिंग्स को फाइल कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अंडर सेक्शन 148(2) ऑफ द CRPC इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इस सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट की प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस, ब्रीफ इश्यूज बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज पर्सन। तो अभी तक अगर हम फैक्ट्स की बात करें, कंप्लेनेंट ने लगभग 20 लाख रुपए जो थे एक्यूज पर्सन को ट्रांसफ़र करे थे फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज सन एंड अदर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए। जो प्रोमिसरी नोट था वो 2012 में साइन किया गया बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज पर्सन। जो चेक इन क्वेश्चन था वो 10 लाख रुपए था बिकॉज एक्यूज पर्सन ने पार्शली डिस्चार्ज करने के लिए अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए वो चेक इशू किया था। चेक डिसऑनर हुआ एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और जो लोअर कोर्ट्स में स्टेटस ये था, जैसे ही ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने समन्स इशू करे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास चले गया एक्यूज पर्सन, वहाँ से क्वैशिंग ऑफ द होल मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर ले आए ऑनरेबल हाई कोर्ट से। इसके कारण इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होके जो कंप्लेनेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचे। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, वेदर ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट is maintainable when the check issued
towards a debt that is time barred under the Limitation Act. So the first इशू जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड यही करना था कि क्या वो जो चेक की जो अमाउंट का जो डेट है वो एनफोर्सेबल डेट है कि नहीं है, बिकॉज इट इज़ ए टाइम बार्ड डेट एज पर द एलिगेशन ऑफ द accused person. Second question before the Honorable Supreme Court was कि whether the High Court was justified in quashing the criminal proceedings at the very initial stage of the trial which was going before the magistrate court, or and it was at a stage where even evidence has not been concluded before the magistrate. सो इन दोनों क्वेश्चंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से एड्रेस किया, क्या फाइंडिंग्स निकाली, लेट अस अंडरस्टैंड दोज इश्यूज एंड द फाइंडिंग्स विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि जब प्रोमिसरी नोट की बेसिस के ऊपर लोन अमाउंट दिया जाता है तो वो कितने टाइम के अंदर अंदर आपको चेक बाउंस की प्रोसीडिंग्स फाइल करनी होती है व्हेन द चेक गेट्स डिसऑनर्ड. So the first issue before the Honorable Supreme Court was to decide whether it's a legally enforceable debt or not. अगर हम appellant की बात करें जो कि complainant थे ओरिजिनल, उनकी बात करें तो उन्होंने बोला कि when you are signing a check that itself is a promise under section 25(3) of the Contract Act. So it means it is an admission by the accused person that yes, at least 10 lakh rupees I have to give to the complainant, and that is why this complaint is not a time barred complaint and the amount or the debt is fully legally recoverable debt. जबकि accused person का stand ये था, उनके लिए amicus आए थे, amicus advocate आए थे, but accused himself did not appear through an advocate. तो अमाइकस का व्यू पॉइंट ये था कि टाइम बार्ड डेट है ये, बिकॉज इट इज़ अ टाइम बार्ड डेट एंड हेंस इट्स नॉट लीगली एनफोर्सेबल डेट एज पर द सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट क्या था, दैट वेन एवर यू आर अबाउट टू कम टू ए फाइंडिंग दैट वेदर द डेट इज़ टाइम बार्ड और नॉट, this is a question of fact as well as question of law. Unless and until you don't have the evidence before you, you won't be able to appreciate the fact that whether the debt is legal debt, recoverable debt, because the section 25(3) of the Contract Act is applicable in these facts and circumstances of the case, or the debt is not enforceable because there is a bar of the limitation period, and that is why the amount cannot be recovered from the accused person. One has to arrive at this finding only after going through the evidence, and that's why the Honorable Supreme Court said that they cannot decide as of now whether the debt is time barred or not. And we will get to know that Honorable Supreme Court directed the Magistrate Court to restore this criminal complaint and proceed from the last order of the Magistrate Court. The second issue was quashing under section 482 of CRPC. The complainant was obviously of the submission that High Court has erred by quashing the complaint, because it was not the stage where the quashing proceedings can be considered by the Honorable High Court, whereas the amicus appointed by the Honorable Supreme Court held that High Court was fully justified in quashing the criminal complaint because the debt was time barred. And Honorable Supreme Court was of the view that at a very early stage of any criminal matter, the High Court should not go into the quashing proceedings under 482 of the CRPC. The Honorable High Court must go very carefully and only interfere in exceptional circumstances, and this is not an exceptional circumstance. Finally, let us now discuss the key issue was that limitation period. ठीक,
Now, as per the appellant version, the Limitation Act bars remedy, not the right. The cause of action arose in December 2016 and complaint was filed within the time period as per the Limitation Act, whereas the amicus appointed by the Honorable Supreme Court was of the view that limitation for the promissory notes expired before check issuance. So before going through the Honorable Supreme Court findings, let's see what the Article 34 of the Limitation Act, what does it say? Article 34 is under the part 2 of the schedules, where under heading suits relating to the contracts. Now, when on a bill of exchange or promissory note payable at a fixed time, the limitation period is 3 years when that fixed time expires. So considering the Article 34 of the Limitation Act, Honorable Supreme Court held that now since the limitation runs from when the fixed time expires, in this case the fixed time expires on December 2016, and in the year 2017 the check bounce matter was already filed before the magistrate court. So the complainant was very much within the periods of limitation. So if we look at the conclusions of the Honorable Supreme Court in this judgment, Honorable Supreme Court held that the High Court has erred while quashing the criminal proceedings under Section 482 of the CRPC. The Honorable Supreme Court held that if we apply Article 34 of the Limitation Act, then the complainant is very much within the limitation period. So the complaint should go under the Section 138 of the NI Act. The Honorable Supreme Court held that the debt was legally recoverable and there was no occasion to quash the complaint, at least in the aspect that limitation period with respect to this execution of the promissory note or with respect to the expiry period of the promissory note. So finally, the Honorable Supreme Court set aside the High Court order and restored the complaints to the file of Chief Metropolitan Magistrate. And since it was a long pending matter, the Honorable Supreme Court also gave directions to expedite the proceedings of the complete trial and finish the complete trial within the next 6 months. I hope with this video you would now be able to understand that whenever there is an issue in relation to the limitation period, when promissory note are in the picture, then you need to refer to the Article 34 of the Limitation Act and to ensure whether the complainant or the complaint has been filed within the time period as prescribed under the Article 34 or not. And do share this video with your friends, with the other stakeholders who are going through a check bounce matter and who are facing a check bounce trial. This video would help them to understand the implications of the promissory note, what are the limitation period associated with the promissory note, and if it is applicable to their facts and circumstances or not. Do like this video, share this video with your friends, with your colleagues, and don't forget to subscribe to this channel, because we are uploading various issues, various principles being used in a check bounce trial. We have given a link of the playlist in our description so that you can browse the other videos in relation to the check bounce matters. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.